मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसी वगैरह से निकलती है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये बहुत सारी गैसेस उसके अंदर रहती है। सब पूरी जो प्रदूषण फैलाने वाली जितनी गैस है उसमें ग्रीन हाउस गैस में रहती है शामिल है। अब देखिए वो कितनी उपयोगी है। जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ यानी जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम खड़े हैं, चाहे हमारे छिंदवाड़ा हो, चाहे नागपुर हो, चाहे कहीं पर भी, एक ये जो हमारे वायुमंडल में एक निश्चित मात्रा में होती है। कौन सी मात्रा में? निश्चित मात्रा होती है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सब पूरी निश्चित मात्रा में रहेगी। अब ये रहती है तो क्या करती है मालूम है कि वहाँ का जो वहाँ की जलवायु, वहाँ का जो क्लाइमेट है उसको गर्म रखती है ना। अगर वो वहाँ निश्चित मात्रा में नहीं रहेगी तो वहाँ का तापमान -18 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा? और ध्यान से सुनेंगे आप लोग सभी लोग, है ना। जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस है, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस के जिसमें 50% तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। उसमें 50% कार्बन डाइऑक्साइड, ये निश्चित मात्रा में हमारे जो वायुमंडल में हमेशा मौजूद रहती है ना। तो ये क्या करती है कि ये अपने तापमान जो सूरज की किरणों के द्वारा जो ताप होता है ना, उसको तापमान टेम्परेचर उसको जो है वो अवशोषित करती है। और क्या करती है? अवशोषित करने के बाद खुद गर्म होती है ये। तो जो निश्चित मात्रा में रहती है तो वो एक तापमान हमारा निश्चित रहता है। जैसे अभी जो तापमान हमारे यहाँ चल रहा है ना, है ना, अभी या गर्मी के दिनों में चलता है, तो गर्मी के दिनों में गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। उसके कारण मैं बताऊँगा। तो ये इसके रहने से क्या होता है कि निश्चित मात्रा में रहने से कोई नुकसान नहीं होगा। अब नुकसान कैसे होता है? जब ये इसकी मात्रा बढ़ती है, तो मात्रा कैसे बढ़ती है? ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा बढ़ रही है? कौन गैस की मात्रा बढ़ रही है? मीथेन है। ये सबसे ज़्यादा किसकी बढ़ रही है? कौन बताए? किसकी मात्रा बढ़ रही है? कौन सी सबसे प्रदूषण वाली गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ रही है? इसको हम मतलब ये छोड़ते हैं, श्वसन में छोड़ते हैं, सभी प्राणी छोड़ते हैं, पौधे छोड़ते हैं, और उसके अलावा बहुत सारी फैक्ट्रीज है, बहुत सारे कारखाने हैं, है ना। ये कारखाने हैं, हमारे जो वाहन हैं, ये सारे के सारे, बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं उसके कारण, है ना। बहुत सारे परीक्षण हो रहे हैं तो उसके कारण, बहुत सारे थर्मल पावर स्टेशन है, उनके कारण जो हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं ना, तो ये सब के कारण जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या क्या हो रहा है? एक तो प्रदूषण भी फैल रहा है। प्रदूषण मतलब एक तो वायु प्रदूषण को बढ़ा दी। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं मालूम है आपको? 60 में बता रहा हूँ। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, है ना, और ध्वनि प्रदूषण, ये मेन है। उसके बाद में विकिरण वाला प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, ये और भी तमाम है ना, 4-5 और है। तो पहले हम 4 की बात करेंगे। ध्वनि प्रदूषण कौन से? जैसे डीजे, जब शादी होती है तो डीजे में किनारे से निकलते वो धड़ होने लगता, कपड़े लगते हैं, है ना। वो बहुत बड़ा मतलब किसी के हार्ट अटैक आते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसे घटनाएं घटित हुई है। तो ये भी खतरनाक है ध्वनि प्रदूषण। फिर मृदा प्रदूषण कैसे हो रहा है? हम कीटनाशक डालते हैं उसके कारण हो रहा है, और हमारे जो रासायनिक खाद डालते हैं उसके कारण हो रहा है, यूरिया वगैरह डाल रहे हैं तो उसके कारण हो रहा है ज़्यादा। और क्या किसके कारण हो रहा है मृदा प्रदूषण? जो हम मतलब हमारे फैक्ट्रीज का जो केमिकल है जो कहीं पर भी फेंकते हैं उसके कारण हो रहा है। फिर किसके कारण हो रहा है? हम जो प्लास्टिक, जो पॉलीथीन है, वो जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसके पहाड़ लग गए, ठीक है ना, उसके कारण हो रहा है। तो ये मृदा प्रदूषित होते जा रही है, ठीक है। तो मृदा प्रदूषण को भी रोकना, अब कैसे रोकेगा? सिंगल यूज प्लास्टिक का हमको उपयोग बंद करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें, प्लास्टिक का यूज ही बंद करना पड़ेगा। हमको झोले बनाने, अब वो याद दिलाना है, वो झोला बनाना सिखा देंगे वहाँ पर, है ना। मेरे पास कपड़ा है, कपड़े जैसे वहाँ पर अपने मंच पे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको बंद करना पड़ेगा, तब जाके प्रदूषण। और वायु प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैस, मीथेन वगैरह, इनके कारण हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में ध्वनि हो गया, वायु हो गया। जल प्रदूषण, सीवरेज का पानी है जल में जो जाता है, सीवरेज में बहुत सारे कारखानों का पानी जाता है। हम मतलब कुछ भी उटपटांग चीज़ें उसमें डालते हैं, पॉलीथीन डालते हैं, वो सब पूरा हम पूजन की ऐसी सामग्री डालते हैं जो मतलब जो क्या बोलते हैं, रिसाइकिल नहीं हो पाती, या वहाँ पर डिस्पोज अप नहीं हो पाती, वो पड़ी रहती है। तो वहाँ के वो जल जीव है उनको नुकसान पहुँचाती है, और वहाँ की वनस्पति को नुकसान पहुँचाती है। तो इस तरह से अब जो है अपन कहाँ पर थे कि भाई हमको जो ग्रीन हाउस गैस है उसके क्या असर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है? एक तो प्रदूषण भी बढ़ा रही है, वायु प्रदूषण बढ़ा रही है, जिससे मतलब आप दिल्ली की हालत है, मुंबई की हालत है, कोलकाता की हालत है, मद्रास की हालत है, देख रहे हैं। हमारे पढ़ना का AQI कितना है मालूम है क्या? तो बताएगा क्यों? 61
AQI का क्या मतलब होता है? AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये बता। और वहाँ का कितना है? दिल्ली का 400 के लगभग, 350 से 400 है ना। तो हमारे यहाँ का कितना है? जो 100 से अंदर रहता है वो बड़ा अच्छा रहता है, 100 के अंदर। छिंदवाड़ा का भी लगभग 100 के अंदर है। जो खतरनाक होता है वो 300 से ऊपर जाता है, और जो वैसे 100 से ऊपर जो जा रहा है तो उसके कारण भी मतलब थोड़ा सा तकलीफ होती है। अब ये प्रदूषण जो बढ़ रहा है और जितना हम प्रदूषित खा रहे हैं, तो जितनी भी ये कैंसर की बीमारियां हैं, कैंसर है, हार्ट अटैक है, केवल और केवल इन्हीं कारण से आ रही है। कम उम्र में हार्ट अटैक आ जाना, कैंसर हो जाना, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ जाना, ये सब कीटनाशक का उपयोग जो सब्जियों में और पानी प्रदूषित और वायु प्रदूषित इसके कारण होते चला जा रहा है। ठीक है ना। वो उतना तापमान को बढ़ाएगी। सब लोग ध्यान से सुने कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैस जितनी बढ़ेगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, तो वो जितनी बढ़ेगी वो तापमान को, हमारी धरती के तापमान को बढ़ाएगी। और जो ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं, जो वैश्विक तापमान है, वो इसी के कारण बढ़ रहा है। ठीक है। तो इसके कारण क्या असर हो रहा है? क्या असर हो रहा है? जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो वैश्विक तापमान, ध्यान से इधर देखिए, वैश्विक तापमान जो है उसके बढ़ने से क्या हो रहा है? एक तो हमारा फसल चक्र बिगड़ रहा है। फसल चक्र कैसे? कि मान लीजिए हमने गेहूं बोया, उसमें फूल आया और उसमें मतलब उसी समय फूल के समय में पानी गिर गया, तेज बरसात होगी, तो क्या होगा? फूल झड़ जाएगा, तो उसमें बीज नहीं आने का, है ना। कभी भी मतलब 1 महीने पहले ही फल आ रहा है। वो अभी कौन सी बात कर रहे थे, वो डिक्टेंथस क्या नाम था उसका, और पारिजात के फूल पूरे मतलब जो चालू होते जुलाई से, तो वो दिसंबर तक के आ रहे हैं। पहले नहीं होता था ऐसा, 2-3 महीने आते थे। तो कुल मिला के फसल चक्र बिगड़ रहा है। और तो फसल चक्र बिगड़ेगा तो हमारे यहाँ फसल होना, जैसे कि मक्का है, अब मक्का में जिस समय पानी नहीं चाहिए उस समय अगर पानी आ जाएगा तो उसके भी फूल झड़ जाएंगे, तो मक्का नहीं होगा। तो इसका असर पड़ रहा है। फिर उसके बाद में जो तापमान बढ़ रहा है उसके कारण हमारी जो कार्य क्षमता घट रही है, और विशेष तौर पर कार्य क्षमता किसकी घट रही है? इसकी मजदूरों की, श्रमिकों की, जो बाहर काम करते हैं उनकी। वहाँ नहीं काम नहीं होता, क्योंकि दोपहर में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर वो काम करेंगे तो क्या होगा कि बीमार हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जो एसी में रहने से, अब जो एसी में रहते हैं तो वो उनका क्या रोल है? एसी में, वो तो एसी में अंदर रहते हैं। जो बाहर चलते हैं उसका असर जो है, अब जैसे शहर है तो अंदर क्या हो रहा है कि वो तो बस ठंडे में, और CFC जो छोड़ रहे हैं, क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके कारण इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो बाहर वाले गर्म, अंदर वाले ठंडे। ये भी क्या है, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है ना। तो ये भी गलत है, गड़बड़ है। तो इसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, तब जाके हम इससे निजात पाएंगे। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब एक इसका असर बताया मैंने ग्लोबल वार्मिंग का, एक तो काय पे, इसकी जल चक्र पे, जल चक्र के भी उस पर असर आएगा। ये जल चक्र होता है ना, तो जल चक्र में ये फिर बरसात जो है समय पे नहीं होगी, ये हो जाएगा समस्या। फिर इसका असर जो है जल चक्र पे आ गया, फसल पे आ गया, है ना। बीमारियां इससे बढ़ेगी। जो वायरस जो है, जो गर्मी के कारण जो बहुत सारे वायरस एक्टिव होते हैं, और वो वायरस गर्मी के दिनों में जब हम पर हमला करते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी मतलब उस समय इतनी नहीं होती कि उनके हम हमले का मुकाबला करता है, तो वो फिर हमको महामारी में परिवर्तित, जैसे कोरोना है तो ये होगी, है ना। तो इससे महामारी आएगी डेफिनेटली। जो तापमान बढ़ेगा उसके कारण महामारी आएगी, वायरस हम पर हमला करेंगे। ऐसे वायरस होंगे जिनको हम समाप्त नहीं कर सकते या निष्क्रिय नहीं कर सकते, ऐसे वायरस होंगे। ठीक। उसके बाद में इसका सबसे बड़ा बुरा असर जो है कहाँ पड़ रहा है? हमारे जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर किसको कहते हैं? ग्लेशियर, जितने ग्लेशियर है, ये हमारे जो बर्फीले जो पहाड़ हैं या ठंडे जो प्रदेश हैं, वहाँ पर ये जो ऊंचे स्थान है वहाँ पर ये होते हैं, इसको क्या बोलते हैं वास्तव में? बर्फीली झील या बर्फीली नदी। तो ये क्या होती है कि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी होती है। ग्लेशियर ध्यान से समझना बेटे, ग्लेशियर जो होते हैं वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे होते हैं, है ना। और वो उसमें बीच में वो झील होती है, बर्फ की झील होती है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है कि जैसे देखेंगे, अब बर्फ जो होता है इंटैक्ट रहता है और वो दबाव नहीं डालता। जैसे आजू बाजू जो पहाड़ है उन पर दबाव नहीं डालेगा, लेकिन जो अगर वो पिघलता है, पानी के रूप में आता है, तो उसका वजन बढ़ता है और वो दबाव डालता है। तो जहाँ पर वो जो माउंटेन का जो सहारा है आजू बाजू, तो जहाँ कमजोर है वहाँ पर वो दबाव डालेगा और वो फूटता है। और इतनी बड़ी बड़ी समुद्र की जैसे झील होती है, जब वो फूटती है तो नीचे जब बह के आती है, तो सिक्किम में हुआ, सिक्किम में 2-3 बार मतलब मैं सुन चुका हूँ, पहले भी होता रहा होगा, पेपर में भी आया है। हिमाचल में हुआ था अभी रिसेंटली, हिमाचल में हुआ, तो वो भी यही था, बादल फट गए, कुछ बादल नहीं फटे, ये ग्लेशियर
ग्लेशियर टूटे। तो ग्लेशियर टूटने के बाद, अच्छा अब ग्लेशियर हमारे लिए क्यों फायदेमंद है, क्या है, इससे क्या लाभ देता है? जैसे गंगा जी है, यमुना जी है, हमारी जो पूरा भारतवर्ष है, तो गंगा जी और यमुना जी हमारी भारतवर्ष की, क्या कहना चाहिए इसको, जीवन रेखा कहना चाहिए इसको, भले ही हम यहाँ की नहीं लिख रहे। तो ये नदियाँ कहाँ से निकलती है? बर्फीले स्थान, ठीक है ना, बर्फीले स्थान से निकलती है। तो जब गर्मी के दिन होते हैं तो इनमें पानी बढ़ता है, तो कहाँ से आता है? जो ग्लेशियर पिघलते हैं। तो ग्लेशियर लगातार इस तरह से ग्लेशियर हो रहे हैं, छोटे भी हो रहे हैं। तो अब निरंतर आप पढ़ना इसके बारे में, ग्लेशियर छोटे क्यों हो रहे हैं, तो वो बताएगा। और ये इसके बारे में ये बताएगा कि ये आने वाले दशक में समाप्त भी हो सकते हैं, ये खत्म होते होते 100 साल बाद समाप्त हो जाएंगे। तो फिर उस समय तो नदियाँ ही खत्म हो जाएगी, पानी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ग्लेशियर समाप्त हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये ग्लेशियर हमारे समाप्त हो रहे हैं। उसके बाद में क्या हो रहा है? ग्लेशियर समाप्त होने के साथ साथ उत्तरी ध्रुव में क्या है? अब बता फटाफट, उत्तरी ध्रुव में क्या है? बर्फ तो है वहाँ पर, वास्तव में आर्कटिक, किसने बोला? अच्छा, आर्कटिक वहाँ पर सागर है, आर्कटिक सागर है जिसमें बर्फीले पहाड़ है, आर्कटिक सागर है। दक्षिणी ध्रुव में क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप है, वो वहाँ पर भी बर्फीले पहाड़ है। उसके अलावा क्या है? वहाँ पर दक्षिणी सागर है, वहाँ पर भी पहाड़ है। तो ये सारे के सारे ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रहे हैं और बहुत सारे शहर जो है इस डूबने की कगार पे आ रहे हैं, जो समुद्र के किनारे बचे हुए। तो जैसे जैसे स्तर, इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मतलब जो है ये है कि इसका जो अध्ययन, जो राम सेतु है, राम सेतु बना है ना, कहाँ से? क्या वो धनुषकोडी जो है ना, कहाँ? रामेश्वर है ना। तो वो अभी जो है वो करीब करीब ऐसा कहते हैं कि समुद्र से वो बताते हैं, मतलब जो अध्ययन में पता लगता है कि ये 10, 11, 12 फीट नीचे जो दिखाई देता है ना कि पुल है। तो कहते हैं कि अब ये पुराना, मतलब कब का मामला है ये? जब बना था वो 10,000 वर्ष पूर्व या 5,000 6,000 वर्ष पूर्व, इतना है ना, सीतन। तो उस समय बना था, तो कहने का मतलब ये हुआ कि उस समय ये ऊपर रहा होगा, है ना। अभी धीरे धीरे 9 फीट या 10 फीट या 12 फीट नीचे चल गया। क्यों? कि जल स्तर धीरे धीरे बढ़। तो इसमें बहुत सारे शहर जो है, अभी एक दो शहर का मैंने पढ़ा था, तो ये सबसे बड़े नुकसान है इसके, जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। नहीं तो क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग अगर निरंतर बढ़ते गई तो हमारा मतलब सब पूरा का पूरा, इससे बहुत सारे पक्षी मर रहे हैं, बहुत सारे कीट मर रहे हैं, वन प्राणी मर रहे हैं, सब कुछ मतलब जो है गड़बड़ हो रहा है। इसको रोकना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि निरंतर हमारे वाहन बढ़ रहे हैं, निरंतर फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, है ना, और पेड़ पौधे निरंतर हमारे कम हो रहे हैं।